नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर टू इट इन। देखो, जब किसी भी एक इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर को हमें इम्प्रूव करना होता है तब हम सभी जानते हैं तब हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो ये जो कैपेसिटर को हम पावर फैक्टर के इम्प्रूव के लिए यूज करते हैं उसको हम सर्किट के साथ सिर्फ सीरीज में कनेक्शन करते हैं या फिर आइदर सीरीज और पैरेलल किसी में भी कनेक्शन कर सकते हैं या फिर सिर्फ पैरेलल में कनेक्शन करते हैं या फिर कैपेसिटर का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम कहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब किसी भी एक इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर को हमें इम्प्रूव करना होता है तब हम कैपेसिटर को सीरीज में भी कनेक्शन कर सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, जब इस सर्किट में सिर्फ ये रजिस्टर और इंडक्टर ही होगा तब ये सर्किट क्या होगा ना कि इंडक्टिव सर्किट होगा। इस कंडीशन में देखो, ये वोल्टेज का है और ये करंट का है, ये होता है दोनों का एंगल। लेकिन देखो, हम सभी जानते हैं ये वोल्टेज का, देखो ठीक से देखो, ये है वोल्टेज का लाइन, ये है करंट का लाइन। ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये जितना कम रहेगा, ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो जितना कम रहेगा पावर फैक्टर का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए देखो, जब हम उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं उसके बाद क्या हुआ, देखो कैपेसिटर का कनेक्शन करने के बाद ये जो करंट था इधर ये और थोड़ा कम हो गया, मीन्स पावर फैक्टर और थोड़ा इंक्रीज हो गया। अगर हम और ज़्यादा हाई वैल्यू वाला कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे तो ये एंगल और कम होगा, पावर फैक्टर का वैल्यू और ज़्यादा होगा। इसलिए जब हम किसी एक इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तब हम कैपेसिटर कनेक्शन करते हैं, चाहे वो सीरीज में हो सकता है या पैरेलल में हो सकता है, और उसमें पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ट्रांसफार्मर और स्विच गियर आर टू बी इंस्टॉल इन ट्रांसमिशन लाइन द पोल्स आर यूज। देखो, जब एक ट्रांसमिशन लाइन में चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या स्विच गियर को हम इंस्टॉल करते हैं तब हम उसको आई टाइप पोल में इंस्टॉल करते हैं या फिर एच टाइप में या फिर जे टाइप में या फिर एल टाइप में। तो इसका आंसर होगा, ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हम एच टाइप जो पोल होता है उसमें इंस्टॉल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, जो पोल होता है वो नॉर्मल टू टाइप का होता है। एक होता है हमारा पोल माउंटेड जो ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है पोल माउंटेड, दूसरा होता है ग्राउंडेड। तो देखो, जो पोल माउंटेड होता है ये वाला फिगर देखो, इसमें ये एज जैसा हुआ है, ये वाला दो है, बीच में ये एज जैसा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एच टाइप पोल कहते हैं। और इसमें ट्रांसमिशन लाइन में हम ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है, लो पावर के लिए, और ये हाई वैल्यू के लिए, हाई पावर ट्रांसफार्मर के लिए ग्राउंड माउंटेड किया जाता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड बैटरी बिकअप। देखो, जब हम एक लीड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं तब उसका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्गर होता है या फिर वीकर होता है या फिर वाटर के साथ डाइल्यूट होता है या फिर उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा, जब हम एक लीड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं तब तो उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, स्ट्रॉन्गर होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, ये जो फिगर है ये हमारा लीड एसिड बैटरी का फिगर है। इसमें ये जो लिक्विड होता है H2SO पर, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इसको चार्ज करते हैं तब क्या होता है, देखो जब ये बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज होता है तब इसका जो हमारा ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी होता है वो 1.15 होता है। उसके बाद जब हम इसको चार्जिंग करते हैं ये 1.15 से इंक्रीज होकर जब फुल चार्ज होता है तब ये 1.28 होता है। मीन्स फुल डिस्चार्ज में 1.15 और फुल चार्ज में 1.28। मीन्स जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इसका डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, और अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है मीन्स इसका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्गर हो रहा है जब हम इसको चार्ज करेंगे, और जब डिस्चार्ज करेंगे तब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइनसोडियल क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन फेज क्वाड्रेचर व्हेन देयर फेज डिफरेंस इज। देखो, दो साइनसोडियल क्वांटिटी होता है जब दोनों के बीच में कौन एंगल कितना होगा जिसे हम क्या कहेंगे, उसको फेज क्वाड्रेचर कहेंगे।
जब दोनों क्वांटिटी के बीच में 0 डिग्री एंगल रहेगा, या फिर 30 डिग्री एंगल रहेगा, या फिर 45 डिग्री एंगल रहेगा, या 90 डिग्री एंगल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जब दोनों क्वांटिटी के बीच में 90 डिग्री रहेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, फेज क्वाड्रेचर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, मान लो एक क्वांटिटी वोल्टेज का है, ये जो है ये हमारा वोल्टेज का है, और ये जो है ये हमारा करंट का है। तो देखो दोनों क्वांटिटी के बीच में एंगल कितना है, करंट देखो ये लाइन वोल्टेज इस एंगल 0 डिग्री से इधर से निकला है, और जो करंट है ये इस π/2 मीन्स 90 डिग्री, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। इसको हम क्या कहते हैं, फेज क्वाड्रेचर कहते हैं। अगर दोनों एक ही प्लेस में निकलेंगे, ये वाला फिगर देखो, इधर से करंट भी निकला है, वोल्टेज भी निकला है, इधर भी देखो करंट और वोल्टेज, इसको क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, फेज ऑपोजिशन कहेंगे। ये भी आपको याद रखना होगा। 90 डिग्री होगा तो फेज क्वाड्रेचर होगा, और 180 डिग्री होगा तो फेज ऑपोजिशन होगा, और 0 डिग्री होगा तो इन फेज रहेगा। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए लीड एसिड बैटरी सेपरेटर्स प्रोवाइडेड। देखो लीड एसिड बैटरी में जो सेपरेटर होता है उसका काम क्या होता है, वो रिड्यूस करता है पोलराइजेशन का टेंडेंसी को कम करता है, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करता है, या फिर इंटरनल शॉर्ट सर्किट को एवॉइड करता है, या फिर करंट फ्लो को फैसिलिटेट करता है। तो इसका आंसर होगा जो लीड एसिड बैटरी होता है उसमें जो सेपरेटर होता है उसका काम होता है एवॉइड द इंटरनल शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा लीड एसिड बैटरी है, इसमें ये जो बीच में जो ये है ये होता है हमारा सेपरेटर, ये है एनोड, ये है कैथोड। अगर दोनों आपस में टच करेंगे तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसी शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, इस एनोड और कैथोड के बीच में हम एक सेपरेटर रखते हैं, जो जिसका काम क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट से इस दोनों इलेक्ट्रोड को, एनोड और कैथोड को शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन। देखो एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिकली, दूसरा होता है डायनामिकली। आपको याद रखना होगा, एक होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उस प्रिंसिपल को हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, या फिर जनरेटर में यूज करते हैं, या फिर मोटर में यूज करते हैं, या फिर बैटरी में यूज करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो स्टैटिकली क्या होता है और डायनामिकली क्या होता है। देखो जब नो मोशन इन कंडक्टर और कोयल, देखो जब किसी कोयल या कंडक्टर में कोई भी मोशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ट्रांसफार्मर में होता है। लेकिन जब कंडक्टर मूव करता है या फिर कोयल मूव करता है उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। देखो ये है जनरेटर, ये है ऑल्टरनेटर। इसमें देखो ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों के बीच में आर्मेचर रोटेट करता है। जो आर्मेचर घूमता है मीन्स मोशन करता है, मूव करता है। इससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा डायनामिकली, क्योंकि इधर जो आर्मेचर होता है वो मूव करता है और हमारा ऑल्टरनेटर में भी मूव करता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है, कोई भी मूव नहीं करता है, फिर भी ये इधर क्या आता है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसको क्या कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो देखो ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट तो मूव नहीं करता है, फिर भी क्यों ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम एसी सप्लाई करते हैं, और जो एसी होता है उसमें पहले कम रहता है, फिर इनकी जो वैल्यू जो ज़्यादा कम होता है, जिससे वो फ्लक्स को कट करता है। इससे ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन जो ऑल्टरनेटर जनरेटर होता है उसमें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज अबाउट। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 50 ओम होता है, या फिर 250 ओम होता है, या फिर 100 ओम होता है, या फिर 500 ओम होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है इसका वैल्यू 500 ओम। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। कभी कभी 400 ओम भी रहता है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। तो 400 और 500 बीच में रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर केबल होता है तो उसमें 40 ओम से लेकर 50 ओम के बीच में रहता है सोर्स रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना होगा। केबल के लिए 40 से 50 और ट्रांसमिशन लाइन के लिए 400 से लेकर 1500 के बीच में सोर्स रेजिस्टेंस रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज। देखो सॉफ्ट बबल को जब हम चार्ज करेंगे मीन्स चार्ज थोड़ा जब चार्जिंग होता है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर ये बर्स्ट होता है या फिर ये एक्सपांड करता है या फिर ना इधर कॉन्स्टेंट होता है ना ही एक्सपांड होता है। तो इसका आंसर होगा जब हम एक सॉफ्ट बबल को क्या करेंगे चार्ज करेंगे, चार्ज होता है तो अब क्या होगा ना वो एक्सपांड करेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। मान लो ये एक सॉफ्ट का बबल है, ऐसे बहुत सारे बबल होता है, जब ये चार्ज होगा क्या होगा सेम चार्ज होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो देखो माइनस ये एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन फोर्स होगा। मीन्स दोनों को आपस में क्या करेंगे रिपल्सन करेंगे। तो ऐसे ही होता है जो सॉफ्ट बबल चार्ज होता है, मान लो नेगेटिव चार्ज में चार्ज हो गया तो दोनों को सभी के सभी आपस में क्या करेंगे रिपल्सन करेंगे, जिससे क्या होगा ये एक्सपांड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। द बबल विल एक्सपेंड बिकॉज द चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉज देम टू रिपेल ईच अदर। आपस में रिपेल करेंगे जिससे ये बबल क्या होगा एक्सपांड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम लोड इफ पावर फैक्टर ऑफ ए लोड इज रिड्यूस्ड। देखो लोड सेम है लेकिन अगर पावर फैक्टर कम होता है तो उसमें ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा या फिर लेस करंट ड्रॉ करेगा या फिर सेम करंट बट लेस पावर ड्रॉ करेगा या फिर लेस करंट बट मोर पावर ड्रॉ करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जब लोड सेम रहता है लेकिन पावर फैक्टर कम होता है रिड्यूस होता है, उस कंडीशन में क्या होगा देखो ये पावर फैक्टर और ये करंट के बीच में रिलेशन क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट के पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा रिड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू क्या होगा ज़्यादा होगा। तो मोर ड्रॉ मोर करंट ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, पावर इज इक्वल टू फेज करंट इंटू वोल्टेज करंट इंटू पावर फैक्टर या कॉस थीटा। अगर हम इसको लाइन में लेंगे तो पावर इज इक्वल टू √3 इंटू लाइन करंट इंटू फेज करंट इंटू कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला उसका है। और इसमें पावर फैक्टर और लाइन करंट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो लास्ट क्वेश्चन है इन ए सिंक्रोनस मशीन द फील्ड फ्लक्स एक्सिस इज अहेड ऑफ द आर्मेचर फील्ड एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द मशीन वर्किंग एज। देखो जब एक सिंक्रोनस मशीन में जब फील्ड फ्लक्स एक्सिस होता है वो आगे रहेगा सामने रहेगा किसका ना जो आर्मेचर फील्ड एक्सिस रहता है। मीन्स आर्मेचर फील्ड एक्सिस के अहेड आगे रहेगा हमारा फील्ड फ्लक्स एक्सिस। वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा सिंक्रोनस मशीन जब एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर होता है तब ये वाला कंडीशन होता है, या फिर ये जब ए सिंक्रोनस अल्टरनेटर होता है तब ये वाला कंडीशन होता है, या फिर जब ये ए सिंक्रोनस मोटर होता है ये वाला कंडीशन होता है, या फिर सिंक्रोनस मोटर के कंडीशन में ये वाला कंडीशन होता है। तो देखो इसका आंसर होगा जब सिंक्रोनस अल्टरनेटर होता है तब क्या होता है ना जब फील्ड फ्लक्स एक्सिस होता है वो अहेड रहता है हमारा किससे ना जो आर्मेचर फील्ड एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।